हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसका हम क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन पेपर का हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले वो है मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर। कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए किस तरीके से हमें आंसर लिखने चाहिए, उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नोट्स जो हैं पैथोफिजियोलॉजी के वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, एंड बाकी सारे सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। ये है हमारा मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। देन हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, इनके 5 पार्ट्स होते हैं, एंड ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हमें आंसर जो है मैक्सिमम 20 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। देन सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, ये 10 मार्क्स के होते हैं। देन सेक्शन सी जो है, इसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, एक के 5 पार्ट्स होते हैं, एक के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट के अंदर हमें 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ये 5 मार्क्स के हैं। देन लास्ट क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, इसका सोल्यूशन जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हाइपरट्रॉफी। इसके अंदर हमें हाइपरट्रॉफी जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी जो है इसका सिंपली मतलब होता है सेल साइज का इंक्रीज होना। अब ये इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो सेल साइज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गन का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हमें हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन लिखनी है। सेकेंड आता है एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है ये हमें बताना है। तो एसिडोसिस का सिंपली ये मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है कि एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे बॉडी फ्लूइड पीएच जो है वो 7.4 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक पीएच उसका हो जाता है। ठीक है, अब एसिडोसिस भी 2 टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्यूट रेनल फेलियर। इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो एक्यूट रेनल फेलियर जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो रेनल फंक्शंस होते हैं, मतलब किडनी के जो फंक्शंस होते हैं वो अचानक से लॉस हो जाते हैं, मतलब किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, एंड वो ब्लड में से जो वेस्ट होता है उसे फिल्टर नहीं कर पाती है। अब 2 टाइप के जो रेनल फेलियर है हमने पढ़े हमारे सिलेबस के अंदर, एक्यूट रेनल फेलियर एंड क्रॉनिक रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, ये कुछ घंटों से कुछ दिन के अंदर ही डेवलप हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है। एंड जनरली ये जो होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होता है बहुत टाइम से, तो उसको जो है एक्यूट रेनल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एनीमिया। एनीमिया का सिंपली क्या मतलब होता है कि हेल्दी आरबीसीज जो हैं उनका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को एनीमिया कहा जाता है। एंड एनीमिया भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है गाउट। गाउट जो है, गाउट एक जॉइंट का डिसऑर्डर होता है, एंड इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स के अंदर या फिर जो टिश्यूज़ एंड फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के उसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ठीक है, गाउट जो है एक तरह का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है, एंड गाउट जो है 2 टाइप का हो सकता है, प्राइमरी गाउट एंड सेकेंडरी गाउट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है ये बताना है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि हमारा हार्ट जो है वो सफिशिएंट जो क्वांटिटी है ब्लड की वो पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। नाउ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है इसमें क्या होता है कि हार्ट की आर्टरी जो है वो नैरो हो जाती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, इन दोनों की वजह से जो है हार्ट सफिशिएंट ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर जॉइंट डिसऑर्डर्स। जॉइंट डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, तो कोई भी डिसऑर्डर जो कि ह्यूमन के जॉइंट्स को इफेक्ट करता है उन्हें हम जॉइंट डिसऑर्डर कहते हैं। अब जो
जॉइंट के अंदर डिजीज़ होती हैं या फिर डिसऑर्डर्स जो भी हैं, वो बहुत ही कम टाइम के लिए भी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकते हैं। एंड क्या होता है कि जॉइंट डिसऑर्डर जो है वो किसी एक ही जॉइंट तक ही रिमेन रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो जो है कंप्लीट स्केलेटन के अलग-अलग पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है? अब जॉइंट डिसऑर्डर्स के एग्जांपल जैसे हम बता सकते हैं आर्थराइटिस, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, एंड गाउट, जिसके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सब होते हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सेल डेथ, मतलब सेल डेथ से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। सो सेल डेथ जो है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि सेल जो है, एक पर्टिकुलर सेल, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एंड वो डेड हो चुका है, इस वजह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज़ को जो है सेल डेथ कहा जाता है। अब सेल डेथ जो होती है ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ओल्ड सेल जो है उनकी डेथ होती है एंड देन न्यू सेल्स जो है बनते हैं, तो इस वजह से सेल डेथ हो सकती है, या फिर मतलब कुछ डिजीज़ हो गई या फिर कोई इंजरी हो गई, इस वजह से भी सेल की डेथ हो सकती है। अब सेल डेथ जो है ये भी दो टाइप की हो सकती है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट रोल ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन का क्या रोल होता है वो चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो इन्फ्लामेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का। इससे क्या होता है कि जैसे कोई इंजरी हुई है हमारी बॉडी में, तो अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मेन सेल है वो बच जाता है, कुछ क्रोनिक बहुत ही सीवियर इंजरी होने से हमारा जो मेन सेल है वो बच जाता है। एंड इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, जो डेड सेल्स होते हैं वो आराम से वहाँ से रिमूव हो जाते हैं एंड जो रिपेयरिंग होती है वो भी इजीली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्पीड से होता है। एंड इन्फ्लामेशन जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? नाउ लास्ट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है डिफाइन एसटीडी। सो हमें एसटीडी को डिफाइन करना है। एसटीडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का मतलब क्या होता है, ऐसे इन्फेक्शंस जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वजह से ट्रांसमिट होते हैं, एंड ये जो है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इन सब की वजह से हो सकते हैं। एग्जाम्पल है एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया, इनके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर सेक्शन है हमारा कंप्लीट होता है। देन सेक्शन 20 के अंदर जो हमें 10 मार्क्स के अंदर आंसर लिखने हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशंस, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशंस इन डिटेल विद एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है। देन जो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, मतलब किस तरीके से इन्फ्लामेशन प्रोसेस होता है, उस चीज़ को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है? सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन कौन कौन से होते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, इनके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। देन मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन के अंदर हमारे पास दो तरह की इवेंट्स होती हैं, वस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। देन वस्कुलर इवेंट के अंदर भी दो स्टेप्स आती है, पहला अल्टरेशंस इन वस्कुलर परमेबिलिटी, देन सेकेंड आता है अल्टरेशंस इन ब्लड फ्लो, ठीक है? एंड सेलुलर इवेंट्स के अंदर भी दो चीज़ें आती है, फर्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ WBCs एंड सेकेंड इज फैगोसाइटोसिस। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल के अंदर लिखेंगे, ठीक है? एंड क्या होगा कि 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर कम से कम 5 पेजेस जो हैं वो आपको फिल करने होते हैं, तभी जो टीचर है वो इजीली आपको 10 मार्क्स देंगे, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर है डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजाइना, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर हाइपरटेंशन एंड एंजाइना, इन दोनों की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हमें बतानी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी जब हमें क्वेश्चन में पूछा गया तो उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना होगा। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सिंपली हमें सबसे पहले उस डिजीज़ की डेफिनेशन लिखनी होती है, देन उसकी ईटियोलॉजी मतलब उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं वो लिखना होता है, देन उसकी पैथोजेनेसिस मतलब वो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से हो रही है वो चीज़ लिखनी होती है, देन उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एंड देन उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये चीज़ हमें लिखनी होती है, ठीक है? यहाँ पर हमें पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन एंड एंजाइना की लिखनी है। सबसे पहले हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है हमारी बॉडी का वो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, उस चीज़ को जो है हाइपरटेंशन कहा जाता है, ठीक है? देन इसके बाद में हम इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, पैथोजेनेसिस क्या होती है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सब चीज़ें लिख देंगे। सेकेंड है एंजाइना। एंजाइना का सिंपली मतलब होता है सीवियर चेस्ट पेन होना, एंड ये होता क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है एंड जो बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, इसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन होता है, उस चीज़ को एंजाइना कहा जाता है। देन इसके बाद में हम एंजाइना के कॉजेज़, पैथोजेनेसिस, साइंस एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट जो है वो लिख देंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है डिस्कस कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी।
ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 मार्क्स के अंदर पूछा ही जाता है फर्स्ट यूनिट में से, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। इसके अंदर हमें सिंपली कॉजेज़ बताने हैं कि सेल इंजरी के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सेल इंजरी जो है इसके 3 टाइप्स के कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्वायर्ड कॉजेज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो लाइफ टाइम जो वो जी रहा है उस टाइम उन कॉजेज़ को वो अडैप्ट करता है, तो उन चीज़ को हम एक्वायर्ड कॉजेज़ कहते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक का मतलब है कि वो चीज़ जो है हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होती है। एंड थर्ड आते हैं इडियोपैथिक कॉजेज़, मतलब इनका जो कॉज़ है, इनका जो कारण है वो पता ही नहीं होता, ठीक है। अब एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर हम लिख सकते हैं हाइपोक्सिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल्स एंड ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक कॉजेज़ के अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स एंड सिकल सेल एनीमिया। देन इडियोपैथिक कॉजेज़ के अंदर इडियोपैथिक डिजीज़ आ जाती है, मतलब ऐसी डिजीज़ जिनका जो रीज़न है, जो कॉज़ है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। सिंपली इसके अंदर हमें कैंसर जो है वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले तो कैंसर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होता है, बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर का सिंपली क्या मतलब होता है, ट्यूमर हो जाना, उसी चीज़ को कैंसर कहा जाता है। तो ये 2 टाइप का हो गया, बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन इनके भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर डिटेल के अंदर लिखनी है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर 1.5 पेज जो है वो तो फिल करना ही होता है। उसके आगे आप 2-3 पेजेस पे फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 1.5 पेज जो है इतना तो भरना ही चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। यहाँ पर हमें डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हमने अभी देखा था कि कोई भी डिजीज़ है उसकी डेफिनेशन, देन उसकी ईटियोलॉजी मतलब कॉजेस, पैथोजेनेसिस, साइंस एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें लिखना जो है उसी चीज़ को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो आगे जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर पैथोफिजियोलॉजी टर्म आएगा वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है उस डिजीज़ के बारे में लिखनी होगी, ठीक है। डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है उसकी वजह से क्या, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइज़, किडनीज जो है इनके अंदर सीरियस डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेनिंजाइटिस, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि मेनिंजाइटिस से हम क्या समझते हैं, उसी चीज़ को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिंपली मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, जो कवरिंग होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, जिसे मेनिंजेस कहा जाता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस चीज़ को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ये जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट्स इन सब से हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हमें मेनिंजाइटिस के बारे में लिखना है, तो मेनली हम इसके अंदर पैथोजेनेसिस लिख सकते हैं, किस तरीके से मेनिंजाइटिस जो है किसी भी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिपेटाइटिस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स की हिपेटाइटिस जो होती है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। हिपेटाइटिस जो होती है इसे हम 2 तरीके से 2 बेसिस पे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिस की वजह से क्या होता है, हिपेटाइटिस 2 टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एंड सेकेंड के बेसिस पे होती है हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या लिखना होता है वो आपको पता है, तो यहाँ पर हमें बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो है अस्थमा की वो बतानी है। अस्थमा सिंपली होता क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं, एंड एयरवेज में जो है एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से सांस लेने में जो है दिक्कत होती है, ठीक है। इस चीज़ को अस्थमा कहा जाता है। देन अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी हम लोग बाकी पॉइंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। इसके अंदर सिंपली एपिलेप्सी जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें लिखनी है। एपिलेप्सी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो नर्व सेल एक्टिविटी होती है ब्रेन की वो डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से सीजर्स होते हैं। सीजर्स का मतलब है कि बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, या फिर कभी कभी जो है कॉन्शियसनेस जो होती है वो भी लॉस हो जाती है, ठीक है। देन एपिलेप्सी जो है ये होती क्यों है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकती है, या फिर ये कोई ब्रेन इंजरी हो गई उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं वो बताने हैं, देन उसके कॉजेज़ को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो कॉजेज़ हो क्या क्या सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, क्या अगर जो यूरिन है उसका फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन अगर किडनी के अंदर स्टोन है उसकी वजह से हो सकता है। देन पर्सनल हाइजीन अगर ठीक नहीं है, मतलब पुअर पर्सनल हाइजीन है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन डायबिटीज़ जो है
उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस से एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू बोन का फॉर्मेशन हो रहा है एंड जो ओल्ड बोन का रिमूवल हो रहा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती, उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? बोन्स जो है वो वीक एंड ब्रिटल हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होते हैं वो बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, मतलब हल्का सा गिर गए उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। देन अगर बहुत टाइम तक ऑस्टियोपोरोसिस रहता है तो उससे जो है पोस्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट जो है वो भी कम लगने लगती है, ठीक है। एंड जो बैक पेन है वो तो कंटिन्यूसली इसके अंदर रहता ही है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है गिव प्रिंसिपल्स ऑफ वाउंड हीलिंग। सबसे पहले वाउंड हीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चोट लग गई, ठीक है, देन उसका जो हीलिंग का प्रोसेस है उस चीज़ को वाउंड हीलिंग कहा जाता है। एंड प्रिंसिपल्स जो है वाउंड हीलिंग के, इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी यूनियन, या फिर इसे हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन भी कह सकते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी यूनियन, या फिर इसे हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन भी कह सकते हैं। इन दोनों को जो है हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ वाउंड हीलिंग के अंदर, ठीक है। सो ये था कंप्लीट मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन। पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी थोड़ी बहुत मदद मिले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।